सृष्टि कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप तमाम छात्रों का स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, ग्रुप डी संभावित परीक्षा होने वाला है और उसमें विविध से जुड़ा हुआ, साइंस से जुड़ा हुआ, विभिन्न सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ कम से कम 100 प्रश्न का चर्चा आपके सामने करेंगे। जिनका पूरा एक वर्ष सिलेबस पढ़ा हुआ है उनको तो काफ़ी लाभ होगा सुनने के बाद, और अगर आपका नहीं भी पढ़ा हुआ तो एक एक लाइन का क्वेश्चन है जिसमें राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, विज्ञान, खेल कूद से जुड़ा हुआ 100 प्रश्न का है। आप इसे एक बार दो बार सुनिए, इसको लिखिए, निश्चित रूप से जो है आपको लाभ होगा। हमारा बराबर कहना है कम समय में यदि आपको बेहतर तैयारी करना है तो उसका एक ही उपाय है, 3 घंटा पढ़ें और 3 घंटा उसको लिखें। जितना ज़्यादा आप लिखेंगे आपको उतना ही ज़्यादा सुविधा होगा। तो चलिए आइए बिना समय गवाए हुए आपके सामने चर्चा करते हैं सीधा सीधा प्रश्न का। पहला प्रश्न है, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तब आंसर होता है तांबा का। इसके लिए सीधा प्रश्न भी आता है कि मनुष्य के द्वारा प्रयोग किया गया पहला धातु कौन था? तो मनुष्य के द्वारा प्रयोग किया गया पहला धातु तांबा था। इसी तरह से मनुष्य के द्वारा प्रयोग किया गया पहला फसल जो है चावल था, पहला पालतू पशु कुत्ता था, पहला हथियार कुल्हाड़ी था, और भारतीयों के द्वारा प्रयोग किया गया पहला वाद्य यंत्र वीणा था, वीणा। आगे बढ़ते हैं, महावीर ने जैन संघ का स्थापना कहाँ किया था? तो महावीर ने जैन संघ का स्थापना पावापुरी में किया था, जहां महावीर का मृत्यु हुआ था। इसी तरह से बुद्ध ने पुरुषों के लिए बौद्ध संघ का स्थापना सारनाथ में और महिलाओं के लिए बौद्ध संघ का स्थापना कपिल वस्तु में किया था। आगे याद करिए, बस इसको सुनते रहिए, धीरे धीरे सारा क्वेश्चन पकड़ में आएगा। अगला है, सम्राट अशोक की पत्नी जिसका उल्लेख अशोक के अभिलेख में मिलता है, आता है कि एकमात्र अभिलेख जिसमें अशोक की पत्नी कारुवाकी का उल्लेख मिलता है, जिस अभिलेख का नाम है रानी अभिलेख, और उसी अभिलेख में अशोक का पुत्र तीवर का जानकारी भी मिलता है। आगे बढ़िए छात्र, आना सिक्का, आना जो है अभी प्रचलित था कुछ दिन पहले तक, 16 आना बराबर जो 1 रुपया होता है। आना का प्रचलन किसने किया? तब आंसर होता है शाहजहां ने किया था, आप जान रहे हैं। इसी तरह से आ जाता है, सिक्का का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा में करते हैं? तो न्यूमिसमैटिक में किया जाता है। आगे बढ़िए, वैष्णव मत किन शासकों के संरक्षण में अपने सबसे ऊंचाई पर पहुंचा? वैष्णव धर्म। तब आंसर है गुप्त वंश। गुप्त वंश को ही प्राचीन काल का स्वर्ण युग कहा जाता है, और भारत में मंदिर का निर्माण गुप्त काल में शुरू हुआ, जैसे मूर्ति का निर्माण सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था। आगे बढ़िए, चंदेल वंश का राजधानी कहाँ है, कहाँ था? तो चंदेल वंश का राजधानी खजुराहो में था। खजुराहो में ही चंदेल वंश के शासकों ने नागर शैली में मंदिर का निर्माण कराया, और खजुराहो का तीनों मंदिर आपका परीक्षा में आते रहता है, जिसमें आपका चतुर्भुज मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर और 64 योगिनी मंदिर है। आगे बढ़िए, अगला है, अपने दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने तुर्क-ए-चहलगानी का निर्माण किया? तुर्क-ए-चहलगानी क्या था? यह 40 सदस्यों का समूह था, जिसमें क्या था? प्रशासन को सहायता मिलता था, और फिर इसमें जो है सो क्या था? इसमें इसका निर्माण जो है इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश को जो है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अगला याद करिएगा, अपने प्रशासन में पश्चिमी
पश्चिमी प्रभाव को अपनाने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? पश्चिमी तकनीक को अपनाने वाला, तब आंसर है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान, जिसने कहा था कि 100 दिन गीदड़ के समान जीने से अच्छा है एक दिन शेर के समान जिया जाए। और टीपू सुल्तान का राजधानी भी आपको याद रखना है, श्रीरंगपट्टनम था। फिर किस मुगल शासक ने राजा राममोहन राय को अपना पेंशन बढ़वाने के लिए लंदन भेजा था? तब आंसर है, उस मुगल शासक का नाम है अकबर द्वितीय, जिसने 1806 ईस्वी से 1837 ईस्वी तक शासन किया था। और जब राजा राममोहन राय लंदन गए थे, तब इसी समय इनका यहाँ पर एक जगह है ब्रिस्टल, जहां इनका मृत्यु हो गया था। वैज्ञानिक समाज का स्थापना किसने किया? वैज्ञानिक समाज का स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था, और इनके ही प्रयास से अलीगढ़ विश्वविद्यालय का भी स्थापना किया गया। आगे याद करते हैं, स्वतंत्रता संग्राम के किस क्रांतिकारी को 14 वर्ष के उम्र में फांसी दिया गया? तब आंसर होता है खुदीराम बोस। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किससे संबंधित है? इस तरह प्रश्न रहेगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किससे संबंधित है? चॉइस दे देगा, शिक्षा से, चॉइस कृषि से, प्रेस से, उद्योग से। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का संबंध प्रेस से था, और यह एक्ट लाया गया था लॉर्ड लीटन के द्वारा, और इसे समाप्त किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण है यह। आगे बढ़िएगा, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु किन्हें कहा जाता है? तो गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है, और गोपाल कृष्ण गोखले का गुरु महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सूर्यसेन किस घटना से जुड़े हुए थे? तो यह जो है चटगांव में सशस्त्र शस्त्रागार था, वहां हथियार था, उस पर जो है इन्होंने लूटपाट किया था, छापा मारा था। अगला है, शेरे पंजाब किन्हें कहा जाता है? तो शेरे पंजाब लाला लाजपत राय को कहा जाता है। आगे बढ़िए छात्र, अगला क्वेश्चन है, एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित होम रूल लीग में कौन मुस्लिम नेता शामिल हुआ था? तब आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा गया है, और हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत भी मोहम्मद जिन्ना को कहा गया है। इन्हें पाकिस्तान का जनक भी कहा गया। आगे बढ़िए, दांडी यात्रा के साथ कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो दांडी यात्रा के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, जिसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है, 1930 में प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन याद करिए, अभिनव भारत नामक संगठन किसके द्वारा गठित किया गया, बनाया गया? तब है विनायक दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर ने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन है, इसका गठन किया था। भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना कब घोषित किया गया? तो माउंटबेटन योजना का घोषणा 3 जून 1947 ईस्वी को किया गया था, और माउंटबेटन योजना के द्वारा ही जो है भारत पाकिस्तान का विभाजन किया गया। आगे याद करिए, प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, और वह नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल का नियुक्ति किया जाता है, और महाधिवक्ता को राज्य का प्रथम विधि अधिकारी, ध्यान रखिएगा, प्रथम विधि अधिकारी राज्य का कौन होता है? महाधिवक्ता। जैसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है, और यह जो है सरकार को कानूनी विषय पर सलाह देता है। आगे याद करिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में
लोकसभा के गठन का प्रावधान है। तो लोकसभा का गठन का प्रावधान अनुच्छेद 81 और 331 में है। 331 में ही जो है एंग्लो इंडियन का प्रावधान था, लेकिन अब संशोधन करके अगले 10 वर्ष के लिए एंग्लो इंडियन का सीट जो है बढ़ाया नहीं गया है। आगे आइए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना था? मूल संविधान मतलब जिस समय संविधान को लागू किया गया। हमारा संविधान कब लागू हुआ है? 26 जनवरी 1950 को। उस समय सदस्यों का संख्या 525 था और अभी लोकसभा में सदस्यों का संख्या 545 है और लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा सदस्य हो सकते हैं 552। और अभी केवल लोकसभा चल रहा है, अभी 17वीं लोकसभा चल रहा है और पहला लोकसभा का गठन 1951-52 में हुआ था। आगे बढ़िए छात्र, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन सा पद्धति अपनाया जाता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाया जाता है। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापतित्व कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है और आपको पता है प्रधानमंत्री का प्रावधान अनुच्छेद 75 में है। आगे याद करिए, राष्ट्रीय आपातकाल का घोषणा के कितना दिन के अंदर उसे संसद से पारित करा लेना जरूरी है? तो 1 माह के अंदर जो है संसद के दोनों सदनों से जो है राष्ट्रीय आपात का प्रावधान कौन अनुच्छेद में है? राष्ट्रीय आपात का प्रावधान अनुच्छेद 352 में है। अभी तक भारत में कितना बार राष्ट्रीय आपात लगा है? अभी तक भारत में राष्ट्रीय आपात का घोषणा 3 बार किया गया है। आगे याद करिए छात्र, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंजाब को पुनर्गठित करके पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का निर्माण किया गया? तब आंसर है 18वां संविधान संशोधन। और पंजाब का अर्थ भी आता है विविध में। पंजाब का अर्थ जो है क्या होता है? पंजाब का अर्थ होता है 5 नदियों का भूमि होता है। आगे याद करिए, नगोया प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? जैविक संसाधन से है, जैविक संसाधन से। अगला क्वेश्चन है, 2 भिन्न समुदायों के मध्य का संक्रांति क्षेत्र, जहां 2 समुदाय मिलता है उसके संक्रांति क्षेत्र को जो है क्या कहा जाता है? इकोटोन कहते हैं। फिर वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरण अल्ट्रावायलेट रे के दुष्प्रभाव से बचाता है, तब आंसर होता है फाइकोसाइनिन। अगला क्वेश्चन याद करिए, ग्रीन इंडेक्स किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है? तो उस संगठन का नाम है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। आगे बढ़िए, भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में किस राज्य में है? आप जरूर कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक लिखिए कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कमेंट करिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना किस वर्ष प्रकाशित किया गया? तब आंसर होता है 2008 ईस्वी में। आगे बढ़िए, भारत सरकार द्वारा हिंद महासागर पर निगरानी रखने का कार्य किस उपग्रह, किस सैटेलाइट के द्वारा किया जाता है? तब आंसर है सैटेलाइट का नाम क्या है? गगन। हिंद महासागर के बारे में आप सब जानते ही हैं कि यह विश्व का तीसरा बड़ा महासागर है और यह किन महादेशों से घिरा हुआ है?
तो यह अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है। हिंद महासागर का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। हिंद महासागर को अर्ध महासागर भी कहते हैं और हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त सुंडा गर्त है। गगन याद रखिएगा, सैटेलाइट का नाम है जो हिंद महासागर पर नजर रखता है, निगरानी रखता है। आगे याद करिए, पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाला नदी कौन है? दामोदर। आगे है, सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है जिसका नाम क्या है? गोविंद सागर। और सतलज नदी को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? सतुद्री कहा गया है। आगे बढ़िए, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाला पहला भूकंपीय तरंग कौन है? भूकंपीय तरंग, जो भूकंप में जो तरंग उत्पन्न होता है उसी को कहा जाता है भूकंपीय तरंग। और यह 3 प्रकार का होता है, प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग और धरातलीय तरंग। सबसे पहले पृथ्वी पर पहुंचता है प्राथमिक तरंग। और ये भी क्वेश्चन आता है कि सबसे विनाशकारी भूकंपीय तरंग कौन होता है? तब आंसर होता है धरातलीय तरंग। और इन तीनों तरंग में सबसे अधिक वेग होता है प्राथमिक तरंग का और सबसे कम वेग होता है धरातलीय तरंग का, जो सबसे ज्यादा विनाश करता है। विश्व में सबसे ज्यादा भूकंप आप जान ही रहे हैं प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र में होता है। देश पूछता है तो जापान हो जाता है। आगे याद करिएगा, भूकंप के कंपन के कारण समुद्रों में उठने वाले लहर को क्या कहा जाता है? तो आंसर होता है सुनामी। सुनामी जो है एक जापानी शब्द है। आगे बढ़िए, आगे है, सैली बीज सागर कहाँ स्थित है? सैली बीज सागर आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर या उत्तरी ध्रुवीय महासागर में स्थित है। फिर अगला है, जानवरों, वनस्पतियों, सूक्ष्म जीवों के अवशेष से कौन सा चट्टान का निर्माण होता है? तब आंसर होता है अवसादी या परतदार चट्टान। आपको जानकारी रखना है, पृथ्वी पर 3 प्रकार का चट्टान होता है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान का निर्माण मैग्मा या लावा से होता है। अवसादी चट्टान का निर्माण अभी बताया गया कैसे होता है। और जब आग्नेय और अवसादी दोनों का दाब और ताप बढ़ने से उसका रूप बदल जाता है तब बनता है रूपांतरित। जैसे बलुआ पत्थर है, बलुआ पत्थर पर जब दाब और ताप बढ़ता है तो वह अपना रूप बदलकर नया चट्टान बन जाता है। आगे याद करिए, विश्व का सबसे व्यस्त महासागर कौन है? तो विश्व का सबसे व्यस्त महासागर प्रशांत अंध महासागर, जिसे अटलांटिक महासागर भी कहते हैं। समान वर्षा वाले क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा को आइसोहाइट कहते हैं। यहाँ 4-5 को याद कर लीजिए। समान वर्षा को मिलाने वाली रेखा को आइसोहाइट, समान तापमान को आइसोथर्म, समान लवणता को आइसोहेलाइन, समान ऊंचाई को कंटूर या समोच्च रेखा कहते हैं। जिसे समान दाब को मिलाने वाली रेखा को आइसोबार कहा जाता है। आगे याद करिए, पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? तो मकरान तट है। किसे जुड़वां खनिज कहा जाता है? तो सीसा एवं जस्ता को जुड़वां खनिज कहते हैं। भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी है? तब आंसर होता है 24%। जलोढ़ मिट्टी के लिए 2-3 क्वेश्चन याद कर लीजिए। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से होता है। भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में कौन मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है। सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन है? तब जलोढ़ मिट्टी है। सबसे कम उर्वरक का प्रयोग किस मिट्टी में होता है? तो जलोढ़ मिट्टी में होता है। आगे याद करिए छात्र, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है?
तो लावा के प्रवाह से जो है काली मिट्टी बनता है, जिसे भारत में कपासी या रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। और यह मिट्टी भारत में सबसे अधिक महाराष्ट्र में पाया जाता है और इसमें मुख्यतः जो है उत्पादन होता है क्या चीज का, कपास का उत्पादन होता है। आगे याद करिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना कब किया गया, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को किया गया था। और लीड बैंक का स्थापना कब हुआ, लीड बैंक का स्थापना 1969 में हुआ। आरबीआई का स्थापना कब हुआ, 1935 में हुआ। भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना कब हुआ, 1955 में हुआ। आगे याद करिएगा, भारत में गरीबी हटाओ नारा किस योजना में दिया गया था, तब आंसर होता है 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना के लिए यह भी याद कर लीजिएगा कि किस योजना को 1 वर्ष पहले समाप्त किया गया। 5वीं योजना का समय 1974 से 79 तक था, लेकिन 1 वर्ष पहले 1978 में ही समाप्त कर दिया गया 5वीं पंचवर्षीय योजना को। इसी तरह से याद कर लेना है किस योजना को 2 बार बनाया गया, तो 6ठी पंचवर्षीय योजना को 2 बार बनाया गया था। रंगराजन समिति का संबंध किससे है, तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के शेयरों के बिक्री से जुड़ा हुआ है। सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं जो सरकारी क्षेत्र का जो कारखाना होता है। फिर है, जब मुद्रास्फीति उत्पन्न होता है तो वस्तुओं के मूल्य में क्या होता है, वस्तुओं के मूल्य में मुद्रास्फीति के कारण वृद्धि होता है, मतलब महंगाई बढ़ जाता है। और यह भी यहाँ पर याद कर लीजिएगा कि मुद्रास्फीति को मापने का पैमाना क्या है, तो थोक मूल्य सूचकांक है, थोक मूल्य सूचकांक। किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड क्या है, किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। और किसान क्रेडिट कार्ड का प्रारंभ कब हुआ, तो 1998 ईस्वी में हुआ था। चंद्रशेखरन समिति का संबंध शेयर से है और शंकरलाल गुरु समिति का संबंध कृषि विपणन से है। आगे याद करिए, गिरगिट अपना रंग क्यों बदलता है, तो गर्मी का प्रबंधन के लिए, गर्मी को व्यवस्थित करने के लिए जो है अपना रंग बदलता रहता है। फिर इसके बाद जो है, आंख का कौन सा भाग है जो नेत्र का रंग निर्धारित करता है, तो आंसर होता है आइरिस। मात्र 2 उत्तक कौन हैं जहां खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होता है, तो वह है नाखून और कॉर्निया। कॉर्निया नेत्र में पाया जाता है। आता है नेत्रदान में कॉर्निया का कौन सा भाग दान में किया जाता है, तो कॉर्निया है। फिर है, कुल ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, तो 20% है, 20%। और कुछ याद कर लीजिए छात्र, गन्ने में चीनी का प्रतिशत 9 से 10% है। फिर मैदानी क्षेत्र में चुकंदर का खेती रबी फसल है। भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ स्थापित किया गया, करनाल में। करनाल जो है हरियाणा में है। और धान के पुआल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है, तो 0.36% होता है। इसके बाद आपने देखा छात्र, विभिन्न विषयों से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने लाया जा रहा है, महत्वपूर्ण प्रश्न लाया जा रहा है। ग्रुप डी को ध्यान में रखकर इसे 1 बार 2 बार सुनिए और लिखने का भी प्रयास करिए। मैं लगातार इस तरह से, कुछ विद्यार्थियों का कहना है साइंस का भी क्वेश्चन आता है, तो साइंस के लिए अलग से हर एक टॉपिक का क्वेश्चन का संग्रह आपके सामने लेके आऊंगा। आप इसे लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और आवश्यक सुझाव भी देते रहें। धन्यवाद।